जयसिंह बिष्ट मेरा नाम था। मुझे गर्व होता है इस बात पर कि मैं एक उत्तम कुल में पैदा हुआ हूँ। जो ब्राह्मण का कर्म है उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रकार की पार्टी, जात के नाम पर नेतृत्व मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के एक्स डिप्टी सीएम और सांसद दिनेश शर्मा, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। आपने तीनों नेताओं के बयान सुने। कोई अपने आप को उत्तम कुल का बता रहा है तो कोई जाति के नाम पर नेतृत्व की बात कर रहा है। अब इसी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर पॉलिटिकल रैली करने पर बैन लगा दिया गया है। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशों पर अमल करते हुए ये फैसला किया। तर्क है कि राजनीतिक उद्देश्यों से की गई जाति आधारित रैलियां समाज में जाति संघर्ष को बढ़ावा देती हैं, जो लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। ऐसे में बताते हैं कि यूपी सरकार ने जाति से जुड़े कौन से 10 बड़े फैसले किए और इन फैसलों से जाति राजनीति से उपजी राजनीतिक पार्टियों पर क्या असर पड़ेगा। 21 सितंबर को यूपी के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए 10 निर्देश जारी किए। पहला, राजनीतिक मकसद से की जाने वाली जाति आधारित रैलियों पर बैन। दूसरा, शहरों और कस्बों में लगे जाति महिमा मंडन वाले बोर्ड और साइन बोर्ड हटाए जाएंगे और भविष्य में ऐसे बोर्ड लगाने पर रोक रहेगी। तीसरा, गाड़ियों पर जाति लिखकर घूमने वालों का चालान होगा। चौथा, सोशल मीडिया पर जाति महिमा मंडन या निंदा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पांचवां, एफआईआर या पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी की जाति नहीं लिखी जाएगी। छठा, नोटिस बोर्ड पर भी आरोपी के नाम के साथ उसकी जाति का जिक्र नहीं होगा। सातवां, गिरफ्तारी मेमो, पंचनामा और तलाशी मेमो में भी जाति नहीं लिखी जाएगी। आठवां, आरोपी के पिता के साथ अब मां का भी नाम लिखा जाएगा। नौवां, जब तक एनसीआरबी यह बदलाव नहीं करता तब तक पोर्टल पर जाति से जुड़ा कॉलम खाली छोड़ा जाएगा। 10वां, एसटी/एससी एक्ट से जुड़े मामलों में जाति का जिक्र किया जा सकता है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट किस मामले की सुनवाई कर रहा था जो ऐसे निर्देश जारी किए। दरअसल मामला शराब तस्करी से जुड़ा हुआ है। प्रवीण छेत्री नाम के युवक को अप्रैल 2023 में शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अपने खिलाफ चल रहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रद्द करने के लिए प्रवीण छेत्री ने हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने प्रवीण छेत्री वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी मामले की सुनवाई करते हुए 16 सितंबर को कुछ निर्देश जारी किए। सुनवाई के दौरान जस्टिस विनोद दिवाकर ने पाया कि पुलिस ने एफआईआर और मेमो में आरोपी की जाति का जिक्र किया है। कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को रिग्रेसिव और मॉडर्न यूनिफाइड इंडिया के खिलाफ पाते हुए यूपी के डीजीपी को एफिडेविट देने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया हो कि किसी सस्पेक्ट की जाति को मेंशन करना कितना जरूरी है और उसका क्या रिलेवेंस है। कोर्ट में सुनवाई हुई। पिटिशनर प्रवीण छेत्री की याचिका तो खारिज कर दी गई, लेकिन जाति के मुद्दे पर कोर्ट ने यूपी सरकार को कुछ निर्देश दिए। हालांकि कोर्ट ने निर्देशों में जाति आधारित रैलियों का जिक्र नहीं किया था। हाँ, सुनवाई के दौरान जरूर जाति आधारित राजनीतिक रैलियों की निंदा की गई। कोर्ट ने कहा, भारत में कास्ट सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी और पावर का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। जाति आधारित राजनीतिक रैली, टीवी डिबेट में कास्ट को ग्लोरीफाई करना और जाति से जुड़ी सभाएं अक्सर होती हैं, जो संवैधानिक नैतिकता और भारतीय संविधान के भेदभाव विरोधी प्रावधानों की मूल भावना को कमजोर करती हैं। अब वापस इस फैसले के राजनीतिक पहलू पर आते हैं। जाति से जुड़ी रैलियों पर बैन लगने के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि उन दलों का क्या होगा जिनकी पहचान जाति से जुड़ी राजनीति करने की रही है। इनमें कई दल तो अभी बीजेपी के साथ हैं। इन दलों के कुछ नेता योगी सरकार में मंत्री भी हैं। मसलन निषाद पार्टी, जो निषाद समुदाय का राजनीतिक मंच मानी जाती है, इसके अध्यक्ष हैं संजय निषाद, जो यूपी सरकार में मंत्री भी हैं। साल 2018 में गोरखपुर उपचुनाव में निषाद पार्टी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर बीजेपी को हराया था, लेकिन 2019 में एनडीए के साथ चली गई। एक और नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। यह पार्टी राजभर जाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के तौर पर पहचानी जाती है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। ये भी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं।
पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन बाद में एनडीए में शामिल हो गए। इस फेहरिस्त में एक और नाम जितिन प्रसाद का भी है। पुराने कांग्रेसी रहे हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद साल 2020 में ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन किया। जगह जगह कार्यक्रम कर योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। अरे जाइए देखिए गांव दूर दराज इलाकों में गलियों कि ब्राह्मणों की स्थिति क्या हो, जो पीछे छूट गए उनका कोई पूछने वाला नहीं, सरकारों से कोई साधन नहीं। साल 2020 और 2021 के शुरुआत में तो जितिन प्रसाद बीजेपी पर आक्रामक रहे, लेकिन जून 2021 में बीजेपी में ही शामिल हो गए। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर बीजेपी सरकार ने ये फैसला सिर्फ कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए लिया या कुछ और भी वजह है। इसे यूपी में बीजेपी के राजनीतिक उत्थान से समझा जा सकता है। प्रदेश में बीजेपी के जीत के आंकड़ों को देखा जाए तो 2009 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 10 सीटें मिली, लेकिन 2014 के चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर के 71 पर पहुंच गया। वहीं 2017 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 312 सीटों पर जीत मिली। राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसी ऐतिहासिक जीत की एक बड़ी वजह जातियों की राजनीति भी है। तो पीडीए का जो नारा है उसकी आंच बहुत जोरों की भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है, और उस आंच को मध्यम करने के लिए या उस आंच को ठंडा करने के लिए ये कदम उठाया है कि जिससे कि जातीय आयोजनों पर रोक लग सके और जाति की राजनीति उस पर कुछ पानी डाला जा सके। हालांकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2017 में, 2014 में, 2014 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा, 2019 की लोकसभा, 2022 की विधानसभा, इन सारे चुनावों में खुलकर जाति का प्रयोग किया। चाहे वो विभिन्न जातीय अस्मिता वाले दलों के साथ गठबंधन का प्रश्न हो या गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपने पाले में लाने के लिए उनके प्रतीकों, उनके नेताओं का उनके बीच वैमनस्यता फैलाने का प्रयोग रहा हो, या फिर गैर जाटो दलितों को मायावती से छिटकाने का काम रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी इस्तेमाल किया। ध्यान देने लायक है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में और उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ही थी वो पहली पार्टी जिसने उत्तर प्रदेश में एक धुआंधार सीरीज चला दी थी जातीय सम्मेलनों की। 2022 के चुनाव से पहले 22 जातीय सम्मेलन किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और उनमें से 6-7 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी का दांव उल्टा पड़ने लगा और पिछड़ी जातियों को ये दिखाई देने लगा कि ना तो उनका भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है और ना ही उनको उचित प्रतिनिधित्व मिला है, और वो एक बार फिर से अपने फोल्ड यानी समाजवादी पार्टी की तरफ आने लगी। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के संविधान बचाओ आंदोलन के चलते, संविधान बचाओ गुहार के चलते बड़ी तादाद में गैर जाटो और जाटो इन दलितों की जो जातियां थी उनका भी रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखाई देने लगा। हालांकि बीजेपी के लिए ये बैकफायर भी कर सकता है। इस फैसले के जरिए विपक्ष एक नैरेटिव सेट कर सकता है कि बीजेपी जातियों के खिलाफ है। इस फैसले पर अखिलेश यादव ने घर धुलवाने का वाकया याद दिलाया और सवाल किए कि किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा। किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगा करके बदनाम करने के जातिगत भेदभाव की साजिशों को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा। वहीं बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद ने भी कहा कि जातियां अगर अपनी बात नहीं कहेंगी तो सताई जाती रही हैं और सताई जाती रहेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। हालांकि इन बयानों के बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गुर्जर चौपाल का नाम बदल करके पीडीए चौपाल रख दिया है। अब देखना होगा कि खुले मंचों से और साइन बोर्ड पर जाति का जिक्र नहीं करने से क्या जाति से जुड़ी समस्याओं का अंत होता है या फिर उत्तम कुल और निम्न जाति वाली सोच से छुटकारा पाने के लिए किसी और विकल्प की तलाश करनी पड़ती है।